नमस्कार साथियों, मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डी0 आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं या हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेरा बैकग्राउंड क्या रहा है। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, उसके बाद मैंने MBA किया मार्केटिंग में, और 10 साल से भी ज़्यादा मैंने कॉर्पोरेट जगत में नौकरी की। मैंने इंजीनियरिंग से लेके बैंकिंग में मैंने जॉब किया, और 2015 में मैंने निर्णय लिया कि मेरे को जॉब नहीं करनी है, और 2015 में मैंने फार्मिंग में अपना कदम रखा। मैं अपना एक सोसाइटी को, एक एनवायरनमेंट को एक कंट्रीब्यूशन देना चाह रहा था एक छोटे से स्तर पर, और इसलिए मैंने नेचुरल फार्मिंग करने की सोच रखी उस समय। और अभी मेरे लिए फार्मिंग एक फुल टाइम प्रोफेशन है। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं फार्मिंग के अलावा भी कुछ और करता हूं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आज इस यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि मेरे लिए फार्मिंग अभी फुल टाइम प्रोफेशन है। जब मैंने फार्मिंग शुरू की तो कई सारी परेशानियों को मैंने सामना किया। मुझे एक फार्मिंग के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था, मेरे को ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा, और शुरू के 2 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि उस समय कोई समझाने वाला नहीं था, कोई एक राइट मेंटोर मेरे को उस समय नहीं मिला, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का 5 साल का, वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं हर फोर्टनाइटली, हर 14 दिन में 2 टॉपिक्स वेबिनार के मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। एक टॉपिक का नाम है ट्रांजिशन फ्रॉम कॉर्पोरेट लाइफ टू फार्मिंग, दूसरे का नाम है बेसिक्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग। तो ये दोनों वेबिनार उन लोगों के लिए हैं जो कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो उस मोनोटोनस साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं और नेचुरल फार्मिंग में आना चाहते हैं। तो अगर आप उस वेबिनार के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो इस नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर आप हमको मेल भेज सकते हैं। और इसके अलावा इस वेबिनार का लिंक, उसकी जानकारी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप हमको मेल ज़रूर करें या इस लिंक को ज़रूर चेक करें। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि ये वेबिनार जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं मल्टी लेयर फार्मिंग के पार्ट 7 की। कई साथियों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि पार्ट 7 को जल्दी से जल्दी रिलीज़ करना चाहिए। मैं शायद इसमें थोड़ा और वक्त लेता, क्योंकि मैं चाह रहा था कि इस पूरे स्ट्रक्चर को जब उसकी थोड़ी और अच्छी ग्रोथ हो उस समय ये वीडियो मैं रिलीज़ करना चाह रहा था। पर जिस तरह से रिक्वेस्ट आई, मुझसे भी रहा नहीं गया, और आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ मल्टी लेयर फार्मिंग का पार्ट 7। पिछले पार्ट 6 में हमने बात की थी अभी तक का इनकम और एक्सपेंस, अभी तक का जो खर्चा हुआ और उसकी आमदनी आपके सामने मैंने पिछले वीडियो में हमने उस बारे में बात की थी। और पिछले वीडियो को देखने के बाद कई साथियों ने मुझको फ़ोन किया, मैसेजेस किए कि सर ये मल्टी लेयर फार्मिंग मॉडल क्या प्रॉफिटेबल नहीं है। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि इस निष्कर्ष पर, इस कंक्लूजन पर पहुँचना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि आप जब पहली बार कोई चीज़, नई चीज़ करते हैं तो कई सारे चैलेंजेस आप फेस करते हैं, आपसे कई सारी गलतियाँ होती हैं। हमको ये ध्यान में रखना है कि उन गलतियों से हम सीखें, वो गलतियाँ हम आगे दोहराएं ना, और जब हम इसको आगे जाके रेप्लिकेट करें बड़े स्तर पर, तो आप अच्छे ढंग से इसको कर सकते हैं। मैं कई किसान साथियों से संपर्क में हूँ जो मल्टी लेयर फार्मिंग कहीं ना कहीं आधे एकड़ में कर रहे हैं, कोई और छोटे स्तर में कर रहे हैं। तो जब मैंने उनसे बात की और जब मैंने उनका फीडबैक लिया तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको धनिया से अच्छी खासी इनकम हुई है। मेरे साथ केस ये था कि लॉकडाउन के कारण धनिया में बेच नहीं पाया, और इसलिए आपको जो इनकम और एक्सपेंस का जो रेशियो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, आमदनी और खर्चे का, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा गैप दिख रहा था कि खर्चा इतना हो गया है, आमदनी तो कुछ हुई नहीं। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस सोच के चलें कि जब भी आप, मैं हमेशा कहता आया हूँ, जब भी आप इस तरह का कोई प्रयोग करें, छोटे से स्तर से प्रयोग करें, ताकि आप अगर कुछ गलतियाँ कर रहे हैं तो गलतियों से आप सीखेंगे और आगे आप उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे और बहुत अच्छे तरीके से इस स्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि आज की स्थिति में इस स्ट्रक्चर की जो स्टेटस है वो क्या है। कि फसल में जो सबसे मुख्य बात होती है वो समय समय पर मिट्टी चढ़ाना। तो आप कोशिश करें कि अगर महीने में 2 बार, और अगर आपसे 2 बार नहीं हो सकता तो महीने में 1 बार अदरक के ऊपर मिट्टी ज़रूर चढ़ाएं। मिट्टी चढ़ाने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि एक अदरक के कंद से कितनी ब्रांचेस निकलती हैं वो इस पर ही निर्भर करता है कि आप उसमें कितनी मिट्टी चढ़ा रहे हैं समय समय पर। तो यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप ये देखिए, एक अदरक हमने लगाया था, इस अदरक से आप देखिए कितनी ब्रांचेस, कितनी बंचेस निकली हैं। ये 1, ये है 2, ये 3, ये 4, 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो एक अदरक के कंद से 8 ब्रांचेस हैं।
अगर मैं आपको यहाँ पास में दिखाऊं तो आप यहाँ देखिए, 1, ये 2 हैं, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो इस समय अगर हम देखें कि करीब 4 महीने की होने वाली है फसल, तो उस हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री है रिज़ल्ट। हो सकता है थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था। तो अगर आपके अदरक के कंद में करीब मान लीजिए 8 से 10 ब्रांचेस हैं इस समय, तो बहुत अच्छी स्थिति है अदरक की। दूसरा एक और इस समय जो एक रोग आता है अदरक में, जिसको बैक्टीरियल विल्ट भी बोलते हैं, इसमें पत्तों में हल्के हल्के पीले धब्बे लगते हैं और पत्ते सूख के पूरा अदरक को सुखा देते हैं। तो आप देखिए इस समय अदरक की स्थिति कितनी अच्छी है, पत्तों की चमक आप देखिए, ग्रीननेस आप देखिए। अभी बहुत तेज़ बारिश हुई है हमारे खेत पे, और इसलिए अगर आपको देख रहा होगा थोड़ा नालियों में भी पानी भरा है, तो निकासी की व्यवस्था है, तो ये थोड़ी देर में ये पानी भी निकल जाएगा। तो ये अदरक की जो स्थिति है, हरे पत्ते जो आपको देख रहे हैं, हेल्दी पत्ते देख रहे हैं, उसका एक कारण ये है कि हमने समय समय पर जो हमारा स्प्रे शेड्यूल है उसको हमने मेंटेन किया हुआ है। इस समय जो हमने स्प्रे शेड्यूल मेंटेन किया था, हर 4 दिन में हम स्प्रे कर रहे हैं। तो एक स्प्रे हम इसमें जीवामृत और मठे यानी खट्टी छाछ का करते हैं, और दूसरा स्प्रे हम इसमें करते हैं सब सॉइल टेक्निक यानी सीवीआर टेक्निक से सब सॉइल का। तो जीवामृत आपको जो स्प्रे करना है, अगर आपके पास 20 लीटर का स्प्रे पंप है तो उसमें आप करीब 1.5 से लेकर 2 लीटर, 1.5 से लेकर 2 लीटर तक आप जीवामृत उसमें मिलाएं। करीब आधा लीटर आप खट्टी छाछ यानी मठा या बटर मिल्क भी उसको बोलते हैं, वो आप मिलाएं। तो ये जीवामृत और मठे को आप जब स्प्रे करेंगे, बहुत अच्छा फंगीसाइड का काम करता है, और अदरक में जो रोग लगता है वो रोग आपकी फसल में नहीं लगेगा। इसके अलावा जो हमने एक सब सॉइल का भी हमने लगातार स्प्रे किया। तो यही मैं आपको एडवाइस करूंगा, सलाह दूंगा, यही आपसे निवेदन करूंगा कि आप कोई भी आपकी फसल हो, वो स्प्रे शेड्यूल आप रेगुलरली फॉलो करें, रेगुलरली मेंटेन करें। कभी कभी जैसे हमेशा मैं बताते आया हूँ, मौसम के हिसाब से आपको उसको चेंज भी करना पड़ता है। तो सब्जियों में खासकर आप हफ्ते में 2 स्प्रे ज़रूर करें। और अगर आपकी कोई गेहूं जैसी फसल है या चना है या सोयाबीन है, तो उसमें आप महीने में 2 करेंगे या महीने में 1 करेंगे तो भी चलेगा। पर जो सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपना स्प्रे शेड्यूल ज़रूर मेंटेन करके चलें। तो ये है अभी अदरक की स्थिति। खीरा हमारा अभी तक ख़त्म हो चुका है। जब लास्ट वीडियो आपसे मैंने शेयर किया था, उसके बाद 15 किलो हमने खीरे और इसमें से निकाले थे, और उसके बाद से हम इसमें से करीब 30 किलो के आसपास हम इसमें से करेला निकाल चुके हैं, और करेला अभी भी हमको प्रोडक्शन दे रहा है। तो आगे आइए आपको आगे दिखाता हूँ करेले की स्थिति। ये देखिए साथियों, ये है अभी करेले की स्थिति। आप देखिए कितने हेल्दी हैं, ग्रीननेस आप इसमें देखिए, और ये वाले भी आप देखिए, काफ़ी अच्छा अभी अदरक ये करेले का उत्पादन अभी हमको इसमें मिल रहा है। और जो एक इसमें जो रोग लगता है करेले में, जो फल मक्खी हम जिसको बोलते हैं, आप देख सकते हैं इसमें एक भी बहुत रेयर केसेस में हमको ऐसा कोई केस देखने मिला है जिसमें हमारे खीरे को या हमारे करेले को फल मक्खी से नुकसान हुआ हो। अगेन उसका एक ही कारण रहा है, समय समय पर स्प्रे शेड्यूल को मेंटेन करना। और एक और सबसे बड़ा कारण वो है कि हमारी मिट्टी की जो रेसिस्टेंस पावर है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जब आपकी मिट्टी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो आपके पौधों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो आप हमेशा मिट्टी पे काम करिए। हमको मिट्टी को फीड करना है, ना कि किसी पौधे को। तो आप जब मिट्टी को पोषण देंगे तो अपने आप आपके पौधों को पोषण मिलेगा। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और आगे जब हम इसका पार्ट 8 रिलीज़ करेंगे, तब हम आपको इसमें दिखाएंगे कि अदरक की कंद की स्थिति क्या है। मैं इस समय गीला अदरक मार्केट में नहीं बेचने वाला हूँ। इस पूरे मॉडल में जितना भी अदरक निकलने वाला है, मैं उसको अपने अगले बार के लिए, अगर इसको मैं जब रेप्लिकेट करूँगा इस मॉडल को, और मैं अभी तक मैं आश्वस्त हूँ कि मैं इस मॉडल को थोड़े से बड़े स्तर में रेप्लिकेट ज़रूर करूँगा, तो उसके लिए ये अदरक को मैं अपने बीज के लिए संभाल कर रखूँगा। तो मैं बेचने नहीं वाला हूँ अभी अदरक, पर हाँ ज़रूर आपको पार्ट 8 में ये ज़रूर दिखाऊँगा कि अदरक की स्थिति, अगर आप उसको गीला अदरक जो हम बोलते हैं, अगर वो आप बेचना चाहते हैं तो उस समय उस अदरक की स्थिति कैसी है। तो साथियों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और जैसे कि हर बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया उसको लाइक करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे फार्मिंग एक्टिविटीज़, जो हमारे डे टू डे फार्मिंग एक्टिविटीज़ हमारे फार्म पर हो रही है, उसके लिए आप हमारे उसको अपडेट रखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज नर्मदा नेचुरल फार्म्स को आप ज़रूर लाइक करें या फॉलो करें, ताकि आपको समय समय पर हमारे खेत की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। और
अगर आपने वो बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है साथियों, तो प्लीज़ आप उस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि कई साथियों ने बोला है कि उनको हमारे वीडियोस के अपडेट नहीं मिलते हैं। तो अगर आप वो बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारे नए वीडियोस के बारे में, और जो मैं यूट्यूब लाइव सेशन भी करता हूँ उसका आपको अब नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। तो यह था आज का मल्टीलेयर पार्ट 7। इसी नोट पे आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।